इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के 9वें अध्याय, जिसका शीर्षक वैश्वीकरण है, उसमें दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखें। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न में हमें 4 कथन दिए गए हैं और हमें यह करना है कि हमें पहचानना है कि कौन सा एकमात्र कथन सही है। पहला कथन है, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था, वैश्वीकरण के कई परिणाम हो सकते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। दूसरा कथन है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। यह गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण तो विश्व में सदियों से चला आ रहा है। 1991 में भारत में संरक्षणवाद को खत्म किया गया था, ताकि भारत का विश्व से जुड़ाव बढ़ाया जा सके और आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ाया जा सके। तीसरा कथन है, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण किसी भी दिशा में हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि यह पश्चिम देशों से शुरू होते हुए बाकी देशों में जाए। और आखिरी कथन है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था, वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह, यानी कि फ्लो। और यह फ्लो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लोगों का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, और इन प्रवाहों से कई तरह के परिणाम निकल के आते हैं। आर्थिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। इसीलिए वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ भी पहले प्रश्न की तरफ 4 कथन है और हमें सही वाले को पहचानना है। पहला कथन कुछ इस प्रकार है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। दरअसल यह कथन सही है। जैसा कि हमने आंदोलनों के माध्यम से पढ़ा था, कई लोगों का मानना है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ताकतवर देशों के मुकाबले कम फायदा हुआ है। उसी तरह से कई लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण सरकार पर आश्रित लोगों का ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण से सरकार की भूमिका और ताकत कम हो गई है। तो क्योंकि पहला कथन सही था, बाकी के 3 कथन सही नहीं है, पर फिर भी देखते हैं कि उनके पीछे कारण क्या है उनके गलत होने का। दूसरा कथन ऐसा कुछ था, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। यह कहना सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कथन में देखा, कुछ देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का विषम प्रभाव पड़ा है। तीसरा कथन है, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पहले प्रश्न में देखा था कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, जिसकी सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक परिणाम भी होते हैं। और आखिरी कथन है, वैश्वीकरण से अनिवार्यतया सांस्कृतिक समरूपता आती है। यह भी सही नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता और विभिन्नता दोनों पैदा हो रही है। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। अगर आपने कहा कि यह कथन सही है, तो यह बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में ऐसी कई चीजें आती हैं, जैसे कि टेलीफोन, माइक्रोचिप आदि, जिन्होंने विश्व भर के कोने कोने में संचार का निर्माण किया है और वैश्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा कथन कुछ इस प्रकार है, जनता का एक
खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खास समुदाय नहीं है जिसने अकेले ही वैश्वीकरण को उत्पन्न किया हो। तीसरा कथन है, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है और यह बात कहीं से भी प्रमाणित नहीं है। आखिरी कथन है, वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। ऐसा कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता वैश्वीकरण का कारण नहीं, बल्कि उसका एक परिणाम है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। यह सही नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण को उत्पन्न करने वाले कई तरह के प्रवाह हैं, जैसे कि वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, विचारों का प्रवाह। इसलिए सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से ही वैश्वीकरण का संबंध नहीं है। दूसरा कथन है, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। यह कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति विश्व भर में फैलने लगी है, जिसकी वजह से वे डर रहे हैं कि लोग अपने खुद की संस्कृति के मूल्यों से हाथ धो बैठेंगे। तीसरा कथन है, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। यह सही नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण को उत्पन्न करने वाले कई प्रवाहों में से एक प्रवाह सर्विसेज का प्रवाह भी है, जैसे कि इंडिया में यानी कि भारत में आज के दिन में कई सारे कॉल सेंटर हैं, जहां पे भारतीय लोग अमेरिकी ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जो कि एक सर्विस प्रदान करने के बराबर है। और आखिरी कथन है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यह बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जैसा कि हम देखते आए हैं, वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह यानी फ्लो, और यह फ्लो किसी भी तरह का हो सकता है, वस्तुओं, लोगों, विचारों इत्यादि का। इन सब के बीच बुनियादी बात है कि इन प्रवाहों से विश्व का एक परस्पर जुड़ाव बना रहता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। यह गलत जवाब है, क्योंकि यह तर्क बिल्कुल सही बात बोल रहा है। समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण देशों की विश्व भर के साथ व्यापार करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसकी वजह से आर्थिक समृद्धि भी बढ़ रही है। दूसरा कथन है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। यह भी गलत जवाब है, क्योंकि यह बिल्कुल सही कथन है। वैश्वीकरण के आलोचकों ने इस बात पर बहुत विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, जैसे कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ताकतवर देशों के बीच में बढ़ती आर्थिक असमानता। तीसरा कथन है, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह सही जवाब है, क्योंकि यह एक गलत कथन है। वैश्वीकरण के पैरोकारों यानी समर्थकों का तर्क तो यह है कि सांस्कृतिक विभिन्नता वैश्वीकरण का एक परिणाम होगा, जैसे कि जीन्स और कुर्ता भारतीय और अमेरिकी संस्कृति के मिलाप से बना है, जो दोनों संस्कृतियों को और विभिन्न बना रहा है। आखिरी कथन है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह गलत जवाब है, क्योंकि यह बिल्कुल एक सही कथन है। वैश्वीकरण के आलोचकों ने इस बात पे चिंता व्यक्त की है
कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आ जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है और इसके कौन कौन से घटक हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है पूरे विश्व के बीच में परस्पर प्रवाह यानी कि फ्लो। इसके कई घटक हो सकते हैं, जैसे कि लोगों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, विचारों का प्रवाह और यहां तक कि एक देश में होने वाले घटनाओं का दूसरे देश में प्रभाव। जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी का चीन से पूरे विश्व भर में फैलना। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? इसका उत्तर है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण में बहुत बड़ा हाथ रहा है। टेलीफोन, ईमेल इत्यादि जैसे आविष्कारों ने विश्व के एक कोने से दूसरे कोने के बीच में संचार का निर्माण किया है। अब मिनटों में विचार एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। वहीं तकनीकी विकास के कारण हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इत्यादि जैसी चीजों ने लोगों और पूंजी के प्रवाह को मुमकिन बनाया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। वैश्वीकरण के कारण सरकार की क्षमता यानी कि सरकार द्वारा उनकी मनचाही चीज करने की ताकत कम हो गई है। अब मार्केट यानी बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को तय करता है और सरकार कुछ ही मुख्य कामों तक सीमित है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय यानी एमएनसी कंपनियां अब पूरे विश्व में फैल गई हैं, जिसकी वजह से सरकार सिर्फ खुद के दम पे ही निर्णय नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है? अगर हम आर्थिक परिणतियों यानी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। विभिन्न देशों ने दूसरे देशों के उत्पाद यानी इंपोर्ट्स पे प्रतिबंध कम कर दिए हैं। उसी तरह से दुनिया भर में पूंजी के प्रवाह पर प्रतिबंध कम हो गए हैं। अब एक देश के लोग दूसरे देश में अपनी पूंजी का निवेश करके बेहतर प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर बहुत विवाद है कि इन परिणामों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण से आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से का ही फायदा होगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्रतिबंध कम करने पर ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। देशों के बीच व्यापार बढ़ने से हर देश अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाता है। जहां तक भारत का सवाल है, तो वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ाया है। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत एक ऐसा देश था जो कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक करता था। आजादी प्राप्त करने के बाद हमने इस अनुभव से सबक लेते हुए यह तय किया कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हम खुद के सामान बनाएंगे। हमने यह भी फैसला लिया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे उत्पादक चीजों को बनाना सीखें। इस संरक्षणवाद ने
आर्थिक वृद्धि की गति धीमी कर दी और कई जरूरी क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में ज्यादा विकास नहीं हुआ। 1991 में इस संरक्षणवाद की बाधाओं को हटाया गया ताकि आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ाया जा सके और भारत का विश्व के साथ व्यापार और निवेश शुरू करा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? इस प्रश्न का कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस प्रश्न के बारे में क्या महसूस करते हैं। मेरे अनुभव में वैश्वीकरण से विश्व भर की संस्कृतियों में कुछ समानताएं आई हैं। जैसे कि अब आप विश्व भर में कहीं भी चले जाइए तो आपको लोग जीन्स एवं टी शर्ट में मिलेंगे। कुछ पकवान जैसे कि बर्गर, पिज्जा विश्व भर में फैल गए हैं और लोग जब बाहर से खाना खाते हैं तो इन पकवानों को खाना पसंद करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से फैलने वाली सूचनाओं के कारण लोगों के सोचने का तरीका, रोज दिन के जीने का तरीका भी समान होता जा रहा है। अभ्यास का आखिरी प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि हुई है। आज भारत कई पदार्थों का विश्व भर में सबसे बड़ा आयातक है। वैश्वीकरण की वजह से कई नौकरियां भी उत्पन्न हुई हैं, जिनकी वजह से लोगों की आमदनी और बढ़ी है। उदाहरण स्वरूप आजकल कई कंपनियां अपनी कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर इंडिया से चलाती हैं। आज भारतीय ग्राहक के पास वस्तुओं को खरीदने समय कई विकल्प हैं। वे सिर्फ भारत में बनी ही नहीं बल्कि विदेशी ब्रांड के सामान भी खरीद सकते हैं। विचारों और संस्कृति पे भी वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा है। युवा अक्सर अंग्रेजी फिल्में और गाने सुनना और देखना पसंद करने लगे हैं। भारत का भी वैश्वीकरण पे प्रभाव हो रहा है। जैसे कि भारत संस्कृति की कई चीजें आज विश्व भर में अपनाई जा रही हैं, जैसे कि योगा, पकवान बनाने में मसालों का प्रयोग इत्यादि। तो इसी के साथ हम इस अध्याय के अंत में पहुंच गए हैं। यह अध्याय था समकालीन विश्व राजनीति का 9वां अध्याय वैश्वीकरण। इसकी सारी जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसे जरूर पढ़िएगा। सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।